मेरा सफ़र प्रारंभ होता है 2016 से। 2016 से 2024 तक लगातार मैंने 6 अटेम्प्ट दिए। 4 अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन असफल रहा। गांव वालों का मानना था कि इस प्रकार के जो पद होते हैं ये हम जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं रहते। मेरे माता पिता खेती किसानी करते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय छोटे किसान हैं। मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की कि 2019 से 2024 तक मुझे 3 बार नए सिलेबस का सामना करना पड़ा। तो मेरी जो पुरानी मेहनत थी कहीं ना कहीं वो वेस्ट भी होती थी। लगातार जब आप असफल रहते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है, आत्मविश्वास की कमी आती है। वे युवा, वे विद्यार्थी जो लगातार इस परीक्षा में असफल रह रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम है। हाल ही में MPPSC 2024 की परीक्षा में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर चौथी रैंक के साथ हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में अपनी जर्नी बताऊंगा। मेरा सफ़र प्रारंभ होता है 2016 से। 2016 से 2024 तक लगातार मैंने 6 अटेम्प्ट दिए। 4 अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन असफल रहा। 2023 का जो मेरा परिणाम है उसका परिणाम नहीं आया, और 2024 का जो परीक्षा है उसमें मुझे पद प्राप्त हुआ है। मैं निमाड़ क्षेत्र में खरगोन ज़िले के एक छोटे से गांव भोगांव सिपानी का निवासी हूं। मेरे क्षेत्र में मेरे गांववासी, साथ ही साथ मेरा पूरा क्षेत्र इस मेरी सफलता को अपनी सफलता मान रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पर सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं में बहुत मिनिमम स्टूडेंट है। मुझे जहाँ तक याद है इस पद पर पहुँचने वाला अपने समाज का और अपने क्षेत्र का एक पहला स्टूडेंट हूँ। मैं अपने इस जर्नी को आपको विस्तृत से बताने जा रहा हूँ। मैंने 2016 में अपनी 12th की परीक्षा पास की। उसके बाद मैंने 3 वर्षों तक ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई की। 2019 की परीक्षा में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा चयन अंतिम सूची में नहीं हुआ। उसके पश्चात 2020, 2021, 2022 की परीक्षाओं में मैंने इंटरव्यू दिए, लेकिन इंटरव्यू में मैं पुनः असफल हुआ और लगातार अपने परिश्रम, धैर्य तथा आशावादिता जैसे गुणों के कारण मैं लगातार परीक्षा में बना रहा। मैं अपने एक जर्नी को अपने छोटे से गांव से प्रारंभ करता हूं। मेरे माता पिता खेती किसानी करते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय छोटे किसान हैं। निरंतर लगातार खेती में जाते हैं, मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने स्वयं कृषि कार्य किए हैं। इस जर्नी में मैं अपने पूरे संघर्ष को बता रहा हूँ। मैंने असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। इसके पीछे मेरे माता पिता, मेरे कुछ मित्रजन तथा मुझे ईश्वर पर भरोसा था कि मैं जब भी आऊँगा, देर से आऊँगा, दुरुस्त आऊँगा और ऐसा आऊँगा कि छा जाऊँगा। मैं 2019 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं असफल हुआ। उसके बाद मेरा मनोबल निरंतर गिरने लगा। मेरे माता पिता ने कहा था कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उसके बाद जब मैं असफल रहा, मेरे दुख में सिर्फ मेरे माता पिता खड़े रहे। आज मैं जो सफल हूँ, मेरे पास सारे दोस्त हैं, कई लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, लेकिन जब मैं असफल रहा, मेरे माता पिता ने साथ दिया।
मेरे इस सफ़र में मुझे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे आर्थिक, मानसिक तथा कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी मेरे सामने कि 2019 से 2024 तक मुझे 3 बार नए सिलेबस का सामना करना पड़ा। 2019 के पहले नया सिलेबस था, उसके बाद 2020 से 2023 तक 4 वर्षों तक कुछ नया सिलेबस था। उसके पश्चात 2024 में और नए टॉपिक जोड़े और नया सिलेबस हुआ। तो एक नए सिरे से मुझे प्रारंभ करना था, तो मेरी जो पुरानी जो मेहनत थी कहीं ना कहीं वो वेस्ट भी होती थी। लेकिन एक उम्र के पड़ाव के साथ साथ, अनेक चुनौतियों के साथ साथ मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे मन में था कि मैं करके रहूँगा, मेरा जो सपना है उसे पूरा करके रहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी का जो कथन है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, मुझे निरंतर प्रेरित करता था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से होते हुए इस पद पर पहुंचा हूं। मैंने इस सफ़र में आपको पहले भी बताया कि अनेक चुनौतियां हुई। जिस प्रकार आर्थिक चुनौती, मेरे माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे सके। जैसे मैं इंदौर में रहा लगातार 9 वर्षों तक, तो कहीं ना कहीं आर्थिक चुनौती एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की, निरंतर काम भी किया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखी। इस बीच मैंने अपने आप को ऐसा ढाला कि मैं सीमित संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर पाता था। इंदौर जैसे शहर में युवाओं को 8 से 10 हज़ार रुपये महीने के भी कम पड़ते थे, वहीं पर मैं 2500 से 3000 रुपये में गुजारा कर लेता था। खाना स्वयं बनाता था, अतिरिक्त मेरे कोई शौक़ नहीं थे, बाइक नहीं थी, अन्य कोई मेरे पास एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं थी। एक सामान्य कमरे में बैठकर, सामान्य सरकारी लाइब्रेरी में जाकर मैं अपनी पढ़ाई करता था। मैं आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी नहीं लगा पाता था। कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ रही जिसके कारण मैं असफल भी रहा। अगली कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानसिक चुनौती, लगातार जब आप असफल रहते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है, आत्मविश्वास की कमी आती है। लगातार पराजित होने के बाद मन में यही रहता है कि क्या हम इस परीक्षा के लिए बने हैं। हमारे साथी, हमारे साथ के लोग चले जाते हैं, जॉब लग जाते हैं, लेकिन हम बार बार असफल रहते हैं। और कहा जाता है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। मैं मन में था कि लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा, और इसी का परिणाम है कि मेरे जो इतने वर्षों का संघर्ष था इसका सुखद परिणाम प्राप्त हुआ। मैंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा सामान्य शासकीय विद्यालय से पूर्ण की, अपने गांव से पूर्ण की। उसके बाद मैंने बीए किया आर्ट बैकग्राउंड से, जो 2019 में अटल बिहारी कॉलेज से किया। मैं पूर्णतः हिंदी माध्यम में अपनी परीक्षाएं दी और हर बार इंटरव्यू तक पहुंचा। कहीं ना कहीं एक मन में था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है और अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए कुछ बड़ा कार्य करना है। 2016 से लगातार 2025 तक 9 वर्षों का ये जो परिश्रम था, इस बीच मैंने अनेक बार अपनी चुनौतियों से लड़ा, किंतु कई बार ऐसे अवसर आए जहाँ पर मैं टूट गया, बिखर गया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इसी वर्ष जब 2022 की मेरी राज्य सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आया था, उसमें मुझे असफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद मैं इतना डीमोटिवेट हुआ था, इतना टूट गया था, इतना हार गया था कि मेरा अब चयन नहीं होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे माता पिता ने इस अवसर पर मुझे अत्यधिक सपोर्ट किया, कुछ मित्रों ने अत्यधिक सपोर्ट किया और कहा कि तुम्हारा होगा, ज़रूर होगा। और इसी के दम पर मैंने परिश्रम किया। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई अक्सर सुनता था, जिसमें जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि कवन असो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मैं इस चौपाई को लिखता था तथा रोज़ दोहराता था। मेरे मन में था कि मैं निश्चित तौर से करूँगा और अच्छा करूँगा। इन चुनौतियों के साथ ही मैं
अपनी तैयारी को जारी रखता था। इसके बाद मैं आपको अपना शेड्यूल बताने जा रहा हूँ। मेरा शेड्यूल इस प्रकार रहता था कि मैं सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करता था। जब विशेष करके मेंस परीक्षा रहती थी, उस समय मेंस के लगभग 1-2 महीने पहले तक मैं सामान्य 8 घंटे तैयारी करता था। उसके बाद जब परीक्षा आती थी, उस समय मेरे घंटे बढ़कर दुगने हो जाते थे। मैं सुबह से उठकर टेबल कुर्सी पर बैठकर दिन भर पढ़ता था। दिन में सिर्फ खाना बनाता था, खाता था और एक्स्ट्रा कोई भी कार्य नहीं करता था। और साथ ही मैं खाना खाते खाते भी अपने फ़ोन से पढ़ता था, वीडियो के माध्यम से पढ़ता था। इस प्रकार मेरे मन में था कि मुझे इस बार निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करनी है। और लगभग कहीं ना कहीं मेरे लिए यह एक चुनौती थी कि इतने अटेम्प्ट के बाद छठे अटेम्प्ट में मेरा कैसे होगा। लगातार असफल हो रहा हूँ, तो इस बार कैसे सफल रहूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही जब हमें लगता है कि हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब भगवान एक तीसरा दरवाज़ा खोलता है। और मेरे लिए तीसरा दरवाज़ा खुला, जिसका परिणाम आप देख पा रहे हैं। इतने बार असफल होने में मेरी कुछ गलतियां रही हैं। मेरी गलतियों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा नहीं और लगातार मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी बिना गलतियों को सुधारे। मेरी कुछ गलतियां रही हैं, जैसे कि मैंने ज़्यादातर लिखने पर जोर नहीं दिया। जो हमारी मुख्य परीक्षा है उसमें हमें पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर जोर देना होता है। मैंने लिखने पर कम काम किया, जिसको मैंने धीरे धीरे सुधारा भी। अपनी राइटिंग स्किल को सुधारा, अपने लिखने के तरीके को सुधारा। साथ ही जो पहले हमारा साइंस का पेपर रहता था, चूँकि मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मुझे साइंस कमज़ोर थी मुझे साइंस अच्छे से नहीं आती थी। साथ ही मैं हिंदी माध्यम से हूँ, तो मुझे ट्रांसलेशन करने में भी समस्या आती थी। इन समस्याओं के बावजूद मैंने इन पर कार्य किया। मेरे अंतिम जो छठा अटेम्प्ट था, उस पर मैंने इन गलतियों को सुधारा और एक नया सब्जेक्ट जुड़ा था, इकोनॉमी। उस इकोनॉमी के सब्जेक्ट को मैंने इतना प्रबल किया कि मुझे कोई छू नहीं पाए। मैंने उस विषय को इतना अच्छा किया कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर पाऊँ। तो इन गलतियों से मैंने यही सीखा है कि हमें हमारी गलतियों को चिन्हित करना है। हम असफल हो रहे हैं तो हम असफल क्यों हो रहे हैं। कहा जाता है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। तो हमें संघर्ष के साथ साथ कुछ नवाचारी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी तैयारी के दौरान कई दोस्त ऐसे रहते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा एक ग्रुप अच्छा होना चाहिए, उस ग्रुप के माध्यम से स्टडी करनी चाहिए। हमारा मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए, जो हमें समय समय पर बता पाए कि हम क्या गलतियां कर रही है और उनमें क्या हमें सुधार करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैंने हिंदी माध्यम में सारी तैयारी प्रारंभ से ही की है। मैं पूर्णतः हिंदी में पढ़ा हूँ और हिंदी माध्यम से यह मेरा चौथा रैंक लगी है। मैं जब अपने गांव से पहली बार इंदौर आया तो मेरे मन में था कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, कितने पैसे लगेंगे। माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सके। टेंशन और चुनौतियों के साथ ही मैंने भोलाराम से अपना सफ़र शुरू किया। 2016 में एक छोटे से कमरे में हम 4 साथी रहते थे। वहीं से मेरी जर्नी प्रारंभ हुई। धीरे धीरे अनेक कमरे बदले। 9 वर्षों में 10 से 12 कमरों में मैंने अपना ये सफ़र किया। छोटे छोटे कमरों में हम रहते थे, खाना स्वयं बनाते थे और जहाँ भी हम पैसे बचा सकते थे हम पैसे बचाने की कोशिश करते थे, ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़े और मैं अपने लक्ष्य से भटकूँ नहीं। जब मैं यह तैयारी करने आया था, मेरे क्षेत्र के लोगों को इस तैयारी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी ने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं निरंतर अपनी तैयारी कर सकूं। चूँकि गांव वालों का मानना था
कि इस प्रकार के जो पद होते हैं ये हम जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं रहते। इसके लिए लोग कहीं ना कहीं अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग दुनिया से आते हैं। तो मैंने अपने इस उपलब्धि के माध्यम से उसका खंडन किया है और इसी का परिणाम है कि मेरा जब से परिणाम आया है, मेरे क्षेत्र के अनेक युवाओं का और अनेक बच्चों का मुझे फ़ोन कॉल आया है, मुझसे मिलने आए हैं कि यह तैयारी हम भी करेंगे, कैसे करें, हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो मैंने सभी को उनसे आह्वान किया है कि वे जब यदि मैं कर सकता हूँ सामान्य जगह से, सामान्य पृष्ठभूमि से, तो सब कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ ऐसे युवाओं के लिए जो छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे नगरों, छोटे गांवों और बस्तियों से आते हैं और उनके लिए एक मैं अनेक चुनौतियों के साथ एक सटीक उदाहरण बनकर खड़ा हूँ आपके सामने। वे युवा, वे विद्यार्थी जो लगातार इस परीक्षा में असफल रह रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमें यदि हमारा लक्ष्य हमने ठान लिया है तो हमें हार नहीं मानना है और निरंतर परिश्रम करना है, धैर्य रखना है। कहा जाता है कि परिश्रम की भट्टी में जो तपा है और राख नहीं सोना बनकर निखरा है। इसी ध्येय वाक्य के साथ मैं मेरे इस सफ़र के माध्यम से मैंने देखा भी है, मैं जब ऐसे विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं तो वे कहते हैं कि आपसे हमें एक नई प्रेरणा मिली है, एक नई उम्मीद मिली है। तो वे लोग जो लगातार असफल हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं गिव अप करने की कगार पर थे, जो हार मारने की कगार पर थे, वे लोग मुझसे प्रेरित हुए हैं। इसलिए मैं कहीं ना कहीं एक उदाहरण हूँ। इसके लिए मैं स्वयं को सौभाग्यवान भी मानता हूँ कि मुझसे यदि प्रेरित होकर कोई एक भी व्यक्ति, एक भी युवा यदि सिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है तो मैं अपने इस सफ़र के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बी लेकर चलना चाहिए। चूँकि मैंने नहीं लिया, लगातार असफल होने के बाद भी मेरा मन था कि मैं सिर्फ सिविल सर्विस करूं और उसी के लिए मैंने लगातार प्रयास किया। चूँकि हर बार इंटरव्यू तक पहुंच रहा था तो मुझे था कि मैं अंत में सिलेक्ट कहीं ना कहीं हो जाऊंगा। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में असफल रहते हैं, मेंस में असफल रहते हैं, इंटरव्यू में असफल रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को एक ऑप्शन बी रखना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मैंने ऑप्शन बी नहीं रखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन भी रखना चाहिए। मैं असफल विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें अंत तक हार नहीं माननी है। कहा जाता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वह भी सही। यह परीक्षा हमारी ऐसी परीक्षा है कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, इसका तजुर्बा इतना बेहतरीन है कि आप कभी भी किसी से भी पीछे नहीं रह सकते। हमें यहाँ पर सफलता मिले या न मिले, लेकिन हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि न ही ज्ञानेन सदस्र पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। और ये जो हमारी तैयारी है, जो हमारी परीक्षा है, इसमें हमें चहुमुखी ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तैयारी है जिसमें इतना ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमें सफलता और असफलता को नहीं देखना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। और हमारा कर्तव्य यही है कि हम हमारा कर्म करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम निरंतर पढ़ाई करें, तो हमें पढ़ाई करना चाहिए। मेरा यही संदेश है सभी को। मेरा यह संघर्ष का दौर कहीं ना कहीं अंतिम कगार पर था। मैं इतना टूट चुका था, इतना उदास हो चुका था, इतना डिमोटिवेट हो चुका था कि मेरा चयन यदि इस परीक्षा में नहीं होता तो मुझे अंतिम मेरा ऑप्शन यही था कि मुझे घर ही जाना पड़ता। मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन वो भी कहाँ तक सपोर्ट करते। एक उम्र का पड़ाव रहता है, एक दौर रहता है। मुझे लगा था कि यदि मेरा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। मेरे लिए यह आर और पार की लड़ाई थी। मैं इस बार इतना टूट चुका था कि इस बार मेरे माता पिता जी ने स्पष्ट संदेश दिया था कि आपको करना है या फिर आपको घर आना है। मेरे यहाँ पर मिर्च और कपास की खेती होती है। मैं 2 महीने गया भी और मैंने खेती भी की, मैंने मजदूरी भी की। कहीं ना कहीं इस जो दौर था, यह एक संघर्ष का दौर था कि इतने वर्षों का परिश्रम करने के बाद
मैं वापस खेती में ही आया, किसानी में ही आया। गांव वाले लोग भी कहीं ना कहीं ताने देते थे कि कलेक्टर बनने चले। हमारे यहाँ पर शिक्षा का कहीं ना कहीं स्तर उतना अच्छा नहीं है कि लोग आसानी से समझ पाए। इन चुनौतियों के बाद मैं पुनः इंदौर आया और पुनः अपनी तैयारी की। पुनः उसी 4 दीवारी के कमरे में 4 साथियों के साथ। मेरे कुछ साथी इतने अच्छे थे कि मेरा जो इंटरव्यू था उसके 3 महीने पहले तक मेरे साथी मेरा रूम रेंट देते थे, मुझे मेरे खाने के पैसे देते थे ताकि मुझे स्ट्रेस ना हो, मुझे मेरे पिताजी से नहीं मांगने पड़े। मैं उम्र के उस पड़ाव पर था जहाँ पर मेरे क्षेत्र में जो युवा रहते थे वो अपने माता पिता को पालते हैं, उनको पैसे देते हैं, लेकिन एक मन में था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे माता पिता इतने वर्षों पर मुझ पर निवेश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें क्या दिया है? 0। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की यही लीला है कि जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, पूरी तरह बिखर जाते हैं, तब एक अलग रास्ता खुलता है और उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। मैं अपने इस सफ़र को एक वाक्य के साथ, एक लाइन के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हुए जो घर से निकले ही नहीं।